नमस्कार दोस्तों। मैं अपने चैनल maths@अभिषेक के साथ आपके सामने हूँ। UPHESC उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा अप्रैल 2026 में जो एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए कंडक्ट करवाए गए हैं, उसी पेपर को सॉल्व करते हुए आपके सामने मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ और निश्चित तौर पे आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन है क्या। इंस्ट्रक्शन में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहले तो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 30 क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम जनरल नॉलेज, और बाकी जो 70 क्वेश्चन हैं वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो 30 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के हैं और बाकी 70 क्वेश्चन जो हैं वो मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं। यानी कुल प्रश्नों की संख्या 100 है यहाँ पे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए होंगे। तो आपको टोटल मार्क्स जो अलॉट किए गए यहाँ पे 200 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। इनके अलावा भी आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। OMR सीट से रिलेटेड का इन्फॉर्मेशन है कि कैसे उसको फिल करना है, आप बबल को कैसे फिल करते हैं, साथ ही साथ अगर 4 ऑप्शन हैं तो उसमें से अप्रोप्रिएट ऑप्शन को कैसे आप फिल करते हो। ये सारे अगर आप ये पूरा गो थ्रू होगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें सर्विस कमीशन की तरफ से इंगित मिलेंगे। जनरल नॉलेज जैसे कि हमने बताया कि इसके सारे क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके और उसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे ये सारे क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो मैथ्स का पेपर था उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैथ्स में टोटल 70 क्वेश्चंस हैं तो हम लोग देखेंगे कितना पोर्शन हम लोग कवर कर पाते हैं। फिर ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे अपने वीडियो लेक्चर में। और अभी हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो कि कॉमन पेपर होता है वहाँ से। तो आइए समय ज़्यादा ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, इन ICT इनेबल्ड इन्वायरमेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंडविड्थ मोस्ट एक्यूरेटली रिफर्स टू। बैंडविड्थ अगर हम लोग बात करते हैं तो पर सेकंड जितना डेटा ट्रांसफ़र होता है, मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र जो होता है उसको बैंडविड्थ कहते हैं। अब ये मेगाबाइट्स पर सेकंड भी हो सकता है और गीगाबाइट पर सेकंड भी हो सकता है, लेकिन उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैक्सिमम डेटा जो ट्रांसफ़र रेट होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो आप लोग डी ऑप्शन को ही करेक्ट ऑप्शन मान के चलिए पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक, हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है वो कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ इंटरजनरेशनल इक्विटी इन इन्वायरमेंटल एथिक्स इम्प्लाइज। इंटरजनरेशनल इक्विटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जनरेशन नीड्स की बात होती है और यहाँ पे अपने जो फ्यूचर जनरेशन है ना उसके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज छोड़ के जा रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो ये जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसका होगा वो सी ऑप्शन होगा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज टू इंश्योर फ्यूचर जनरेशन नीड्स। तो आप सी ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर सकते हैं जो कि करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा भी ऑप्शन हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके। तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं तो तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि अरेंजमेंट हम लोग को यहाँ पे करके दिखाने हैं। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोगों को इस अरेंजमेंट को दिखाने हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो पहला ऑप्शन है ये आपका जो आया था ये 1976 में आया था। 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था उसके ज़रिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में। वहीं पे अगर हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन की बात करें कि इसकी स्थापना फाइनेंस कमीशन की कब हुई थी तो ये 1951 के आसपास हुआ था, जिसमें पंचवर्षीय योजना और बाकी चीज़ें आती थीं। तीसरा ऑप्शन जो है वो प्रीवी पर्स का उन्मूलन है, एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स जो है पहले तो इसको समझने की ज़रूरत है। जो पूर्व की रियासतें होती थी ना उनको जो विशेषाधिकार या उनको भुगतान की विधि थी उसको फिर उन्मूल किया गया, उसको हटाया गया, उसका एबोलिशन किया गया और ये चीज़ें हुई थी 1971 में हुआ था। ठीक है। और चौथा जो है लास्ट ऑप्शन, इनैक्टमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST का अमेंडमेंट। तो GST का अमेंडमेंट बहुत हाल फिलहाल में हुआ था, 2016 में GST अमेंडमेंट हुआ था और ये 101वां जो संविधान संशोधन था, 101वां अमेंडमेंट उसके तहत किया गया था। तो अब हमारे पास डेटा पूरी तरह से है। हम इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर देना चाहें तो आप पहले ऑप्शन बी को दोगे। ऑप्शन बी हम लोग देख पा रहे हैं कि सी में है और डी में है और बी के बाद फिर आता है 71 का एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस। तो 71 आपका सी ऑप्शन है, ये डी में हमें मिल रहा है। और फिर उसके बाद हमारा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ और सबसे लास्ट में GST से रिलेटेड हमारा अमेंडमेंट जो है वो आता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है द सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्वांटम कम्युनिकेशन। जो क्वांटम संचार है ना
उसका सफल प्रदर्शन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी दूरी के लिए, बाय चाइना एंड यूरोपियन रिसर्च कोलैबोरेशन, जो चीनी और यूरोपीय अनुसंधान सहयोग जो थे ना, उनका कोलैबोरेशन के द्वारा लंबी दूरी पर क्वांटम संचार का जो सफल प्रदर्शन किया गया, वो किस फिजिकल फिनोमेनन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो फिजिकल जो फिनोमेनन होते हैं उसमें क्वांटम इंटेगलमेंट होता है, जिसके द्वारा क्वांटम उलझाव के द्वारा इसको हम वहाँ पे प्रदर्शित किया गया, ठीक है ना। तो ये क्वांटम संचार जो है, क्वांटम इंटेगलमेंट, इसका सही ऑप्शन है। तो हम लोग बी ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाएंगे, चौथे का करेक्ट आंसर जो है वो बी है। वहीं अगर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं तो ये पूछा गया है कि अर्बन हीट आइसलैंड इंटेंसिटी, यानी कि शहरी गर्म द्वीप की तीव्रता जो होती है, मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाई, सबसे अधिक प्रभावित करती है या होती है, किसके द्वारा होती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो कहीं ना कहीं कम वाष्पोत्सर्जन अगर होता है तो वो इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आप उसके लिए सेकंड ऑप्शन अगर देखोगे, रिड्यूस इवेपो ट्रांसपीरेशन जो है, ये एक बहुत बड़ा कारक होता है। तो सेकंड ऑप्शन हम लोग जाएंगे, इम्परवियस सर्फेसिस एंड रिड्यूस वेपो ट्रांसपीरेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। वहीं अगर हम लोग अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है आईसीटी ड्राइवन नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इन यूनिवर्सिटीज़ ऑफन रिलाई ऑन विच कॉन्सेप्चुअल मॉडल इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है ना। तो आईसीटी द्वारा संचालित जो प्रबंध प्रणाली है, अगर उसको देखिएगा तो सूचना साझा करने के लिए किस कॉन्सेप्चुअल मॉडल, वैचारिक मॉडल पर ये निर्भर करती है। तो आप सारे ऑप्शन को पढ़िएगा तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ना, वो हमारा जो है वो आपका लास्ट ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल रिपोजिटरी कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नेटवर्क और संरचना के माध्यम से जुड़े जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल भंडार होते हैं ना, उसकी मदद से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए ये होगा डी ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग, जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट जो आपका जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड होगा, करेक्ट स्टेटमेंट वो क्या होगा। तो आप अगर ऑप्शन ए देखिएगा तो वहाँ पे एक्सरसाइज ओनली बाय सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा केवल प्रयोग में लाता है, लिमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओनली, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, या रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो कार्यकारी कार्यों की समीक्षा नहीं होती, ये तमाम चीज़ें दी हुई है। लेकिन जो आप लास्ट ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आर्टिकल 13 दिए हुए हैं, 32 दिए हैं और 226 दिए हुए हैं। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा आर्टिकल 13 जो कि मूल अधिकार से जुड़ा हुआ होता है, इसमें यह है कि अगर इसके मूल अधिकार के खिलाफ कोई चीज़ जा रही है वहाँ पे तो उस पर विवेचना हो सकती है, आप कोर्ट की दरवाज़ा खटखटा सकते हो, या भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसका प्रावधान है, तो 13 उससे जुड़ा हुआ है, आपके मूल अधिकार के खिलाफ कोई भी चीज़ें नहीं हो सकती, उस पर विवेचना हो सकती है ना, विचार हो सकता है। 32 पे अगर जाते हो तो डॉक्टर अम्बेडकर इसको कहते थे कि ये भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की, माफ़ कीजिएगा, आत्मा और हृदय इसको कह के बुलाते थे आर्टिकल 32 को। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट जाने का पूरा आपके पास छूट है कि आप जा सकते हैं और उस पर फिर से जुडिशियल रिव्यू पे काम हो सकता है। 226 जो है ये ज़्यादा व्यापक है, 32 का ही वो है मसला, लेकिन इसको ज़्यादा व्यापक बनाया गया है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करते हैं तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। अब तक हम लोग ने 7 क्वेश्चन पूरी तरह से देख लिया है कि उसके करेक्ट ऑप्शन क्या बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को कुछ प्रमुख व्यक्ति दिए गए हैं, पर्सनैलिटीज़ दिए गए हैं जो काफ़ी अपने अपने फील्ड में पॉपुलर रहे हैं, प्रोमिनेंट रहे हैं ये फिगर, तो और वो न्यूज़ में भी थे 24 से लेकर 25 तक। तो हम लोगों को इसको मैच करना है। तो अगर आप देखेंगे तो डी गुकेश जो हैं वो खिलाड़ी रहे हैं और बहुत ही फेमस खिलाड़ी रहे हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप अभी जीता है उन्होंने हाल फिलहाल में। और ख़ास बात ये थी कि अब तक के जो युवा खिलाड़ी जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीते हैं उसमें ये तीसरे नंबर में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। वहीं पर अगर सैम अल्टमैन की बात हम लोग करते हैं तो सैम अल्टमैन जो होते हैं वो जनरेटिव एआई इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो ये बी का जो होगा वो 4th ऑप्शन होगा। हम लोग ने अब तक ए का 2nd ऑप्शन देखा है और बी का 4th ऑप्शन देखा है। डेमिस हैसाविस को अगर देखेंगे तो ये डेमिस हैसाविस जो है वो आर्टिकल एआई रिसर्च से और डीप माइंड लर्निंग से जुड़े हुए हैं। तो ये सी का 1st ऑप्शन हो जाएगा। और डी जो है वो भी एक बड़ा फेमस और बड़ा पॉपुलर चेहरा रहा है, वो है नरगिस मोहम्मदी के, जो कि ईरानियन एक्टिविस्ट रहे हैं और ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रहे हैं और इनको शांति पुरस्कार भी दिया गया है नोबेल का। तो ये भी बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ही दिख रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग ए ऑप्शन लेके जाएंगे जो कि बिल्कुल सही इसका जवाब होगा।
अब अगर हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, तो यहाँ पे कहा गया है कि द प्रेजेंस ऑफ हैवी एलिमेंट्स सच एज आयरन एंड निकल इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इज प्राइमली एट्रीब्यूटेड टू। तो जो लोहा और निकल जैसे भारी तत्व है ना, उसकी उपस्थिति का मेन कारण क्या है? तो इसका जो सबसे क्लोज आंसर है ना, तमाम ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं अलग अलग, लेकिन जो सबसे क्लोज ऑप्शन है वो सुपरनोवा जाके वहाँ पे डिसाइड करता है। तो जो सुपरनोवा न्यूक्लियर सिंथेसिस प्रेसिडिंग जो आपके सोलर सिस्टम फॉर्मेशंस होते हैं उसकी वजह से होता है। तो सुपरनोवा से आप इस ऑप्शन को याद कर सकते हैं, जिससे निकल और आयरन जैसे भारी तत्व आपको अपने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में जगह जगह पे वहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे 9वें का करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। 10वें क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो आईसीटी पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से ये क्वेश्चन है और ये क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। तो जो लोग भी कहीं पे इंटरनेट यूज करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग अब वो जान चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो पूछा जा रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विद इन आईसीटी फ्रेमवर्क्स फंडामेंटली इम्प्लाइज। तो भाई साहब ये डेटा स्टोरेज से रिलेटेड चीज़ें तो होती है क्लाउड में, बट ये है क्या, इससे थोड़ा सा सारा ऑप्शन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, जिसमें सबसे क्लोज ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस टू शेयर्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। जो भी आपकी डिमांड होगी उसके तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो सारी चीज़ों को। तो डी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है और बिल्कुल सही है, ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा जा रहा है द फॉर्मेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इज प्राइमरली एक्सप्लेन थ्रू विच मैकेनिज्म विद इन द नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस मतलब निहारिका परिकल्पना, जिसको हम लोग नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं ना। तो कहा जा रहा है कि जो स्थलीय ग्रहों के गठन जो सौरमंडल में होते हैं ना, तो निहारिका परिकल्पना के भीतर किस तंत्र के माध्यम से इसको समझाया गया है, तो कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसको समझने के लिए हम लोग संदिलयन, जिसको हम लोग कहते हैं कि संचयन, माफ़ कीजिएगा, जिसको हम लोग एक्रीशन ऑफ प्लैनेटिसिमल इन द प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क जो होगा, इससे समझते हैं। तो इसी के द्वारा यहाँ पे इसको गवर्न किया जाता है। तो हम लोग के लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 12 पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे दिया गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस द इंटीग्रेशन ऑफ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट्स विच एजुकेशनल प्रिंसिपल। ये बहुत ही वर्तमान प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक टर्म आता है होलिस्टिक लर्निंग पैराडिज्म। होलिस्टिक लर्निंग पैराडिज्म में हम लोग यहाँ पे जो संज्ञात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरक ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इस सबको ध्यान में रखते हुए एकीकरण करते हैं, और जिससे आपके शैक्षिक सिद्धांत जो आजकल हम लोग दे रहे हैं उसको ये पूरी तरीके से पूर्ण करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, होलिस्टिक लर्निंग पैराडिज्म। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्फ्रेंसेस रिगार्डिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया। डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब होता है जनसांख्यिकी लाभांश। तो इनमें से कौन सा करेक्ट इन्फ्रेंसेस है जो कि दर्शाता है, एक अनुमान देता है जनसांख्यिकी लाभांश के विषय में। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका मतलब आप समझिए, एक युवा वर्ग होता है जो कि काम को अच्छे से करता है, और एक बुजुर्ग वर्ग होता है जो कि उतनी सक्षम नहीं रहते हैं। तो बुजुर्ग वर्ग या बच्चों को देखिएगा तो वो अपने मतलब काम को लेके उनका कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा नहीं रहता है जितने कि युवा वर्ग जो होते हैं वो कर्मठ होते हैं, वो ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो होता है उन पॉपुलेशन को ज़्यादा बताता है जो कि काम करने में सक्षम होते हैं उनकी तुलना में जो कि नहीं उतने सक्षम होते हैं उम्र के अनुसार। तो डी ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा इसके क्लोज है, अ लार्जर वर्किंग एज पॉपुलेशन कैन एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब भाई वो काम करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही, उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा इफ़ एम्प्लॉयड प्रोडक्टिवली। तो ये डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करीब का ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जहाँ पे 14वां क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मतलब डिजिटल विभाजन इन आईसीटी स्टडीड प्राइमरली रिफ्लेक्ट्स। ये किस चीज़ को मुख्य रूप से दर्शाता है, डिजिटल विभाजन। तो डिजिटल विभाजन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन आता है ना, पहली बात तो अगर आप ग्रामीण हलकों में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेट और बाकी चीज़ें जो है सोशल मीडिया से रिलेटेड लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है। वहीं पे बाकी सुविधाएं की बात करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी सब कुछ, तो शहरों में वो ज़्यादा सुविधा और सहूलियत से मिलने वाली चीज़ें होती हैं। तो अनइक्वलिटी कहीं ना कहीं वहाँ पर होती है। तो अनइक्वल एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी अक्रॉस पॉपुलेशन, इसी को हम लोग कहते हैं डिजिटल डिवाइड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है इसके लिए। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग अगर जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 15वां है, इसको देखिएगा तो इसमें लिखा है द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन प्रोवाइड्स एम्पेरिकल सपोर्ट्स फॉर विच कॉस्मोलॉजिकल प्रोपोजिशन। तो जो भी पृष्ठभूमि विकिरण होता है, ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो समर्थन करता है, किसका समर्थन करता है इसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, दिस इज़ रेसिडुअल रेडिएशन फ्रॉम द अर्ली हॉट डेंस
यूनिवर्स, यानी प्रारंभिक गर्म घने ब्रह्मांड से अवशिष्ट विकिरण जो है वही इसका सबसे करीब का आंसर है, जो कि ब्रह्मांडी माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण का कारण बनता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा जा रहा है जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है फ्रेमवर्क, उसका जो है अडॉप्ट किया गया है, और ये दो वैज्ञानिक रहे हैं, कुनमिंग और मॉन्ट्रियल। तो इनके द्वारा एक जो समझौता हुआ, तो इसका नाम ही दिया गया कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौते के तहत अपनाया गया वैश्विक जैव विविधता ढांचा 2024-26 की बात, इसमें नीति समीक्षाओं को लेके व्यापक रूप से इस पर बातें की गई और इसे बाद में लागू किया गया। इसमें साथ ही साथ ये भी एक अपेक्षा की गई है कि 2030 तक जो है वो स्थलीय और समुद्री परिस्थिति तंत्रों में जो मात्रात्मक संरक्षण एक लक्ष्य रखा गया उसको कैसे अचीव किया जाएगा। तो जो एक लक्ष्य रखा गया वो 30% का रखा गया ग्लोबल इकोसिस्टम के। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, 30%। मैचिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में, मैच द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स विथ देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट मोस्ट साइड में देखिएगा तो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे पॉवर्टी लाइन। तो हम लोग जानते हैं पॉवर्टी लाइन जो होता है वो मैक्सिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर थ्रेशोल्ड को बताता है। वहीं पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पहले तो ये देख लेते हैं ए का फोर्थ ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है। तो ए का फोर्थ ऑप्शन सिर्फ एक ही में दिख रहा है, यानी बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो थर्ड ऑप्शन होगा और बिल्कुल सही है, मल्टी डायमेंशनल वेलफेयर इंडिकेटर को बताता है। और सी का 1 बता रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो टोटल वैल्यू होता है किसका, गुड्स और सर्विस प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किया जाता है, ये भी सही है। और डी का सेकेंड है, डी फिजिकल डेफिसिट होता है जो कि गैप को बताता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच का। तो सी जो ऑप्शन है वो इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 18वां बनता है और ये बहुत ही शैक्षणिक कार्यों से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरवर्ड डिज़ाइन आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। जो आपने एजुकेशनल जो आपकी प्लानिंग होती है कभी भी क्लास में जाने से पहले वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग करिकुलम जो होती है ऑब्जेक्टिव उसकी बात करते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसका मेन उद्देश्य क्या है, ये पता होना चाहिए सबको। तो डी ऑप्शन सही हो रहा है, डी यहाँ पे भी दिखा रहा है और ए ऑप्शन में भी दिखा रहा है। फिर उसके बाद टीचिंग मेथोडोलॉजी या टीचिंग स्ट्रेटजी की बात होती है कि हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो ए ऑप्शन, यानी कि अब हम लोग का डी ऑप्शन ज़्यादा क्लोज हो रहा है। उसके बाद हमारा जो होता है लर्निंग आउटकम्स क्या आता है, पढ़ाने के बाद सीखने का परिणाम क्या मिला वो हम लोग देखते हैं। और सबसे बाद में जाके हम लोग एनालिसिस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि भाई क्या चीज़ें मिला। तो असेसमेंट मेथड हम लोग लास्ट में बिल्कुल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो डी ऑप्शन बन रहा है। तो डी ऑप्शन के साथ जाना ज़्यादा उचित होगा। 19वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ नेचुरल इकोसिस्टम इनटू एन अर्बन इंडस्ट्रियल लैंडस्केप टिपिकली अल्टर्स बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। यानी कि जो एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, शहरी औद्योगिकी अर्बन इंडस्ट्रियल लैंडस्केप औद्योगिकी परिदृश्य में परिवर्तन आमतौर पर जैव भू रासायनिक चक्रों को बदल देता है। ठीक है ना। अब इस तरह के परिवर्तन जो होते हैं ना, सबसे सुसंगत पारिस्थितिकी परिणाम के तौर पे अगर देखा जाए तो ज़्यादा सूटेबल कौन से होंगे, क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, इसको हम लोग को देखना होगा। तो इसके लिए जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था, आपने देखा होगा, रिडक्शन इन इवेपोर ट्रांसपिरेशन लीडिंग टू अल्टर्ड रीजनल हाइड्रोलॉजी। तो जो रीजनल हाइड्रोलॉजी होते हैं उसको चेंज कर देता है, कमी अगर आप देखेंगे वाष्पोत्सर्जन में। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका बी होगा, ज़्यादा क्लोज। अगला क्वेश्चन है द इमरजेंस ऑफ एआई असिस्टेड ड्रग डिस्कवरी। ये आज का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, क्योंकि एआई असिस्ट कर दे रहा है और ड्रग जो हो रहा है उस तरह से आप बना ले रहे हो बिना किसी एक्सपेरिमेंट के। तो इस तरह की चीज़ें प्लेटफॉर्म पे आजकल है पूरी तरह से वहाँ पे अवेलेबल। तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस विच स्टेज ऑफ फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। देखो ये फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, ना कि हेल्थ डेवलपमेंट की बात कर रहा है। क्योंकि अगर हेल्थ से रिलेटेड होता तो ये होता है ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल फेजेस, जिसमें डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है क्लिनिक में, आप ऐसे ही एआई से देख के और पूरा हेल्प ले रहे हो। लेकिन हम चूँकि फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि मेडिसिन बनाने की बात कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। प्री क्लिनिकल मॉलिकुलर स्क्रीनिंग की ज़रूरत खत्म हो जा रही है एक तरह से। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए ए है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा 21 क्वेश्चन, जिसमें कि कहा जा रहा है कि 21 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्फ्रेंस रिगार्डिंग इन्फ्लेशन कंट्रोल मैकेनिज्म। इन्फ्लेशन पहले तो समझना पड़ेगा, मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, ये महंगाई से जुड़ी होती है, इसको कंट्रोल करने के मैकेनिज्म की बात हो रही है। तो तमाम ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि कुछ क्लोज हैं कुछ नहीं क्लोज हैं, लेकिन इसके लिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जितना सख्त मौद्रिक नीति आप बनाएंगे उतना जल्दी आप सीमित कर पाएंगे मुद्रास्फीति को ना। तो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बननी चाहिए। और इस तरह से मेरा डी ऑप्शन जो है इससे रिलेटेड बिल्कुल सही ऑप्शन है।
अब यहाँ पे कहा जा रहा है मैच द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विद देयर प्राइमरी फंक्शन। तो स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। कोरिलेशन जो होता है एक रिलेशनशिप बताता है कोई दो वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में। तो ए का क्यू ऑप्शन हम लोग कहाँ देख पा रहे हैं, ए का क्यू लास्ट ऑप्शन दिख रहा है। बी जो है रिग्रेशन क्या होता है कि एक वैल्यू अगर पता है वेरिएबल की तो दूसरी वेरिएबल को आप निकाल सकते हो। तो प्रेडिक्शन अबाउट द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है डेटा क्लासिफिकेशन से जरूरत होता है। तो सी जो है पी ऑप्शन हो गया। और डी अब बच रहा है स्टैंडर्ड डिवीजन। तो डिस्पर्सन का एक मेजर टूल है स्टैंडर्ड डिवीजन, जिससे कि हम लोग डिस्पर्सन को मेजर कर पाते हैं। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन ये दो टूल हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको वो ए का क्यू दिख रहा है और बी का पी दिख रहा है और सी का एस दिख रहा है और डी का जो है वो आर दिख रहा है। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन के साथ अगर आप गए हैं तो आपका नंबर मिलेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें कहा गया है कि आप मैच करिए फॉलोइंग इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स को विद देयर प्राइमरी मेजरमेंट फोकस। तो ये प्राइमरी मेजरमेंट फोकसेस क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। पहला है BOD, जिसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, और दूसरा है AQI। तो इसको समझने के लिए AQI को पकड़ लीजिए, जो कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन को बताता है। तो बी का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो बी का थर्ड ऑप्शन आपको डी पे ला देता है। सारे ऑप्शन अपने आप अब क्लियर हो जाएंगे। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। BOD जो है बायोलॉजिकल आपका ऑक्सीजन डिमांड है। ए का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, वाटर की प्योरिटी को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। सी का वन ऑप्शन है कार्बन फुटप्रिंट जो है वो टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को बताता है। और डी का फोर्थ है इकोलॉजिकल जो है बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, यानी मेरा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में भी हम लोगों को मैच करने को कहा गया है। कुछ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कोर फोकसिंग एरिया से उनको करना है। WHO जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो पब्लिक हेल्थ से जुड़ा होगा। ए का फोर्थ हो जा रहा है, तो ए का फोर्थ ऑप्शन दो में सही हो रहा है, ए और सी में। वहीं WTO जो होता है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये ट्रेड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ होता है। तो ए ऑप्शन हालांकि फ़िल्टर होकर आ चुका है। बाकी भी आप देख सकते हो IAEA है इंटरनेशनल, ये एक मेरे ख्याल से एक ऑर्गेनाइजेशन होता है और जो कि एटॉमिक एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है। तो एटॉमिक एनर्जी जो होता है वो न्यूक्लियर रेगुलेशन से जुड़ा हुआ होता है। और वहीं पे UNEP देखेंगे तो UNEP इफ आई एम करेक्ट देन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस, और इन्वायरमेंटल पॉलिसी होती है, तो ये सेकंड ऑप्शन से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कि पूछा गया द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज प्राइमरली अचीव्ड थ्रू विच एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय संघ जितने भी थे, प्रिंसली स्टेट्स जितने भी थे, उनका एकीकरण किया गया ना। तो किस प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से ये किया गया, ये प्रश्न है। तो संलयन किया गया था उनका, एक्सेशन, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो जाएगा। विलय जो था, विलय का साधन बनाया गया इसको। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, AC के द्वारा उसको अचीव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच UGC प्रमोट्स फैकल्टी क्वालिटी इंप्रूवमेंट वाया ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर प्रोग्राम इज। तो देखिए जो रिफ्रेशर प्रोग्राम होते हैं फैकल्टी की क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए या ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, वो UGC द्वारा जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज है उस स्कीम के तहत इसको अचीव किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज। वहाँ पे रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्फ्रेंस रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक प्लानिंग। अच्छा, इकोनॉमिक प्लानिंग हमें बताना है और फेडरल फाइनेंस इन इंडिया, जो आर्थिक योजना और संघीय वित्त योजनाएं हैं के बीच के संबंधों को सही तरीके से निष्कर्ष निकालना है। तो इसमें बहुत से ऑप्शन बहुत क्लोज आपको दिखेंगे, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, जिसमें कि हम लोग फाइनेंस कमीशन, जिसमें हमारा इंश्योर करता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फिजिकल बैलेंस, ठीक है ना। तो वित्त आयोग जो होता है वो हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो राजकोषीय संतुलन होता है उसको सुनिश्चित करता है। ये ज़्यादा सही ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें कहा गया है द रिसर्च अप्रोच प्राइमरली कंसर्न विद डिस्कवरिंग कैजुअल रिलेशनशिप थ्रू कंट्रोल मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल। भाई कंट्रोल मैनिपुलेशन है, यानी कि मैनिपुलेट करके वेरिएबल को अगर आप रिसर्च कर रहे हो वहाँ पे, तो यानी आप प्रयोग कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, 29, अ कोस्टल इकोसिस्टम एक्सपीरियंसिंग रैपिड टूरिज्म डेवलपमेंट।
ऑफन अंडरगोज कंबाइंड इकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो जो पर्यटन विकास होते हैं ना तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका अनुभव कर रहा है वो। तो अगर देखोगे तो प्रायः ये जो होता है एक तनाव भी वहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र पे डालता है। तो इसमें सबसे संभावित एकीकृत परिणाम क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल जो इंटीग्रेटेड आउटकम्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, वो क्या हो सकता है। तो भाई साहब उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है ना, इसका डिपोजिशन वहाँ पे होता है, शैवाल कवक ये सब थोड़े से बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो इससे कोस्टल इट्रोफिकेशन जिसे हम कहते हैं, एक नाम देते हैं यही, जो कि आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस की वहाँ पे मात्रा बढ़ती है ये धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा हो जाते हैं इस तरह के तटीय क्षेत्रों में जो होते हैं पर्यटन बढ़ने से। तो कोस्टल इट्रोफिकेशन जो है ये इसका सही ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, जिससे कि सेडिमेंटेशन डिस्टर्बेंसेस वहाँ पे होते हैं। और ये लास्ट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जिसमें कि यहाँ पे कुछ आपको एब्रिवेटेड वर्ड्स दिए हुए हैं और उसमें देखना होगा कि सबसे ज़्यादा क्लोज उसका ऑप्शन क्या है। एफटीपी जो है, एफटीपी अगर आप देखिएगा तो एफटीपी जो होता है वो फाइल ट्रांसफ़र मैकेनिज्म को बताता है। पी का सी ऑप्शन सही है और ये दो ऑप्शन में सही हो रहा है। एसटीटीपी जो होता है हाइपरटेक्स्ट डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो क्यू का जो है, क्यू का अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्यू का बी ऑप्शन ये ए के साथ हम लोग अगर जाएंगे तो हो जाएगा। आर का ए है, टीसीपी एक प्रोटोकॉल होता है तो ये रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को बताता है। और एस का डी जो होता है डीएनएस यानी डोमेन नेम रेजोल्यूशन सिस्टम को बताता है। तो जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। इस तरह से हम लोग जनरल नॉलेज के जो 30 क्वेश्चन थे, 30 के उत्तर आपके सामने यहाँ पे दे दिए हैं और ये अनुमानतः सही होने चाहिए। अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में हम लोग गणित के प्रश्नों को लेंगे कि जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में। और जाने से पहले एक बार फिर कहेंगे कि इस तरह की अगर फ्रूटफुल आपको और वीडियो लेक्चर चाहिए तो maths@abhishek पे आप जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा। जब आप यहाँ पे चैनल को ओपन करेंगे तो आपको एक आइकॉन दिखेगा, आइकॉन में 4 गाय दिखेंगे, उनके सिंग पे अलग अलग फंक्शन आपको दिखेंगे मैथमेटिकल। तो वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगे वहाँ पे। बहुत से फ्रूटफुल वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप निश्चित तौर पे देखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। मेरा नाम अभिषेक, फिर से हमारी मुलाकात होगी इसी आशा के साथ। टाटा बाय बाय।